बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कशीदगी कम नहीं हुई, जंग का माहौल अभी तक बरकरार है। अफवाज हाई अलर्ट पर है। भारत की तरफ से कोई भी जारियत हुई तो पाकिस्तान जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 24 न्यूज के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान की अमन की पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय मनसब से बात करने की दरख्वास्त भी टाल दी गई। भारत से कशीदा सूरत हाल सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला वहाँ का माहौल देख कर करेंगे। हमने रूस की सालसी की पेशकश कबूल कर ली है। तवक्को है कि चीन भी 2 से 3 रोज में अपना किरदार अदा करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वो अपनी भारतीय मनसब सुषमा स्वराज से मिलने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू आज टेलीकास्ट किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जंग का माहौल अभी बरकरार है और भारत के साथ कशीदगी कम नहीं हुई, जबकि अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। भारत की जानिब से कोई भी जारियत हुई तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान की अमन की पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय मनसब से बात करने की दरख्वास्त भी टाल दी गई। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। आई होप सो एंड स्टॉर्म तो है, मुश्किल वक्त है, लेकिन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने एक लाइक अ स्टेट्समैन ही इज़ लेड द नेशन एंड बाकी तमाम इदारे फ़ौज हमारी एयरफोर्स। ये बताइएगा कि जब ये पहले दिन हुआ यानी कि 26 को इंडियंस ने आए हैं और दरअंदाजी की है, तो बैनुल अक़वामी जो तमाम कुव्वतें थी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन्होंने तो सब शाबाशी दी हिंदुस्तान को। वेरी क्लियरली उन्होंने कहा कि आपने काउंटर टेररिज्म को आगे बढ़ाया। देखिए, उन्होंने नैरेटिव ये दिया कि हमने दहशत गर्दों के कैंप्स को निशाना बनाया, और उन्होंने कहा 3 कैंप्स। उन्होंने कहा कि हमने 350 दहशत गर्दों को हलाक किया। ठीक, तो अब जब दहशत गर्दी की बात करेंगे, कैंप्स की बात करें, तो लोग सब उसको सराहेंगे। तो ये मेरी बात मुकम्मल हो जाए ना अब। लेकिन वो कलाई खुल गई ना जब दूसरे दिन लोग मौके पे पहुंचे, तो उन्होंने ना कोई कैंप देखा, ना कोई लाश देखी, ना कोई जख्मी देखा, तो उनका नैरेटिव तो धुल गया, दुनिया की निगाह में धुल गया, और लोग चौंक के उठे कि कह रहे क्या है, ये कर रहे क्या है। और फिर उनको रियलाइज हुआ, और फिर पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव पेश किया कि भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की वायलेशन की है, इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की है, और इन्होंने दरअंदाजी की है और हम पर हमला आवर हुए हैं, एग्रेसर्स हैं, एग्रेशन की है। तो वो भी दुनिया अलर्ट हुई कि ये तो तस्वीर का दूसरा रुख। और इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट और सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जंग का माहौल अभी कायम है, और अब ये खबर भी आ चुकी है कि OIC के इजलास का भी बॉयकॉट कर दिया गया है। क्या कहना था शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद? देखिए, वो उनका कहना ये था कि जो भारत ने किया है और वो तो सबके सामने है, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, जो देना चाहिए था वो दिया है। वो काफ़ी लग रहे थे पुरुमीद के हालात जो बिगड़े हुए हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ख़ास तौर पे उन्होंने चाइना की तरफ इशारा किया। उन्होंने ये कहा कि अगले 2-3 रोज़ में ये मुतवक्के है कि चाइना कोई अहम इनिशिएटिव लेगा ताकि ये डी एस्केलेशन हो। लेकिन एक तरफ पुरुमीद थे, दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त रेड अलर्ट पर है, क्योंकि हिंदुस्तान से कुछ भी मुतवक्के किया जा सकता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान ने इस वक्त तक किसी भी पाकिस्तान ने जो अमन के लिए कदम उठाए, किसी का भी मुस्बित जवाब नहीं दिया। वो पायलट को छोड़ने पर उन्होंने कहा कि हमने पायलट को छोड़ा है क्योंकि हमें इस बात पर यकीन है कि इस वक्त डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें एतमाद है अपने आप पर, और ये कि पायलट को छोड़ने से उन्होंने कहा कि दुनिया भी ये देख रही है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, और वो कशीदगी जो भी चीज़ पाकिस्तान कर सकता है
اپنی سالمیت کو، کشمیریوں کی خود ارادیت کو اور اپنی عزت اور انا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو قائم رکھتے ہوئے جو بھی قدم اٹھا سکتا ہے پاکستان نے. کہا کہ جو دوستی غایہ جو ہندوستان کی طرف سے آیا ہے پلوامہ پہ، انہوں نے کہا ہم نے اس کو ریسیو کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوستی پر ہماری ہندوستان سے بات چیت آنے والے دنوں میں ہو. لیکن یہ بھی انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ اس وقت تو حال یہ ہے کہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر نے بات کرنا چاہی آج سے 2 روز پہلے اپنے ہندوستانی ہم منصب سے پرائم منسٹر مودی سے، تو ہندوستان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ پرائم منسٹر مودی کا جو شیڈیول ہے وہ بڑا ٹائٹ ہے. تو یعنی کہ ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ بین الاقوامی سطح پر اور ریجنل بھی سطح پر، یعنی کہ ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف روس ہے، یہ 2 ممالک ہیں وہ خاص طور خطے میں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے کہ یہ چیز بڑھ کی جنگ کی طرف نہ جائے. انہوں نے امریکہ کی طرف بھی کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس ثالثی کا رول ادا کرنے میں اس وقت مصروف ہے. لیکن ہندوستان کی طرف سے لگتا ان کی باتوں سے دیکھیے لگا یہ کہ اگر ہندوستان ایک طرف یہ کوئی جواب نہیں دے رہا اور پاکستان سے ڈائریکٹ بات چیت نہیں کر رہا اور کوئی بات چیت کیا نہیں کر رہا، پاکستان کی ہر پیشکش کو رد کر رہا ہے، تو ساتھ یہ بھی لگا کہ جیسے بین الاقوامی جو قوتیں انہوں نے کچھ ہندوستان کو یہ باور کروا دیا ہوگا کہ آپ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے. لیکن پاکستان اگر امن کو موقع دے رہا ہے تو بین الاقوامی قوتیں بھی جو ہے اس میں پاکستان کا ساتھ دیں گی. نسیم زہرا صاحبہ ساتھ ہی رہے گا. سینئر اینالسٹ مبشر لقمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. مبشر لقمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی منصب کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو ٹال دیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سشما سوراج سے اس تمام تر کشیدگی کے حوالے سے ملاقات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جہاں بھارت کو ایک جانب سرجیکل سٹرائیک کے جھوٹے دعوے پر پوری دنیا کے سامنے سبکی کا سامنا رہا، اب پاکستان کے اس امن کی جانب بڑھتے قدم کا وہ جواب دے گا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا اگر پرائم منسٹر سے یا فارن منسٹر سے بات نہیں کر رہا تو اس کے 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے پاس بات کرنے کچھ ہے نہیں اور وہ آگے ٹیبل پہ کیا لے کے آئیں گے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک نہیں کی، ہم نے 300 بندے نہیں مارے، ہم نے جیش محمد کا وہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے اس کو نہیں ہم نے تباہ کیا. کیا کہے گا وہ؟ اور ان کا کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں. اب وہ رو رہے ہیں جیسے وہ اپنی کوئی ایکٹریس ہے بیڈی گھنٹا اس سے ٹویٹ کروا رہے ہیں کہ جی F-16 گرایا ہم نے اس میگ سے اور وہ سپیریئر ہے. یہ پتہ نہیں واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو پروو. ایک فیک جو ہے نا یا فالس برواڈو جو ہے وہ اس پہ پورا ملک وہ چلوا رہے ہیں اور ان کا جو میڈیا ہے ایکچولی اس نے ساروں کو ایک حالت جنگ میں کر دیا ہے. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ابھی تک پاکستان کا ایک بڑا مثبت رول ہے اور پاکستان انگیج کر رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ 2-3 باتیں سمجھنے کی بہت ضروری باتیں کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے کے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، چاہے وہ جیش محمد ہو چاہے وہ کوئی اور ہو جس کے متعلق شکایت کی جائے. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سیریسلی آپ کے لیے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمیں ایویڈنس دیں، آپ ہم سے شیئر کریں، تو جو ہے ان کی بات ان کو ماننی پڑے گی یا ماننی چاہیے کم از کم. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی آپ اپنے تعلقات کبھی نہیں خراب کرتے کسی سے دوسرے ملک سے. آپ وہ آپشنز اپنے اوپن رکھتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بھارت کا رویہ جو ہے نا وہ مجھے بڑا کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے. 25 سال سے ایک وار ہسٹیریا انہوں نے کریٹ کیا ہوا اپنے ملک میں. اب سڈنلی وہ آتے ہیں یہاں پہ اور ان کو منہ کی کھانی پڑ جاتی ہے. 2 جہاز اڑ جاتے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر اڑ جاتا ہے، ان کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ F-16 گرا دیا تو یہ کر دیا. اب بھی اتنا سب کچھ تم نے کر دیا، F-16 وغیرہ گرا دیے، اتنی شارٹیز تم نے انٹرسیپٹ کر لی، تو اپنے ایئر چیف کو نان پرفارمنس پہ کیوں ایک دم ڈیورنگ دا وار تم نے اس کو ریپلیس کر دیا، اس کو برطرف کر دیا. بھارت کیا کرتا ہے ہمیشہ سب سے پہلے وہ کرکٹرز کا بائیکاٹ کرواتا ہے، اس کے بعد وہ فلم سٹارز کا بائیکاٹ کرواتا ہے، اس کے بعد وہ جو ٹیکنیشینز ہیں ان سے بائیکاٹ کرواتا ہے. ارے جن لوگوں کو آپ یوز کرتے ہیں امن کے لیے، پیس کے لیے،
फनकारों को, खिलाड़ियों को, इन सारे लोगों को, उनको आप जंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आप हेट कैंपेन और हेट मॉन्गरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मोदी साहब जो है ना, ये 2 महीने पहले इनका बैलेंस आउट हो गया, क्योंकि मोदी साहब को ये यकीन है कि अब वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। उनको जिसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ थिंग सोचना है, और उनको ही हैज टू ब्रिंग अ कैट आउट ऑफ द बैग, कि लोग देख के एकदम शशदा रह जाए और कहें वाह मोदी वाह वाह वाह, तो वो जो है ना उनको इलेक्शन में जिता दें। अब हो ये रहा है कि बिल्कुल सही कहा है फॉरेन मिनिस्टर ने नसीम ज़हरा साहबा के प्रोग्राम में कि हालात अभी ठीक नहीं हुए हैं। उसकी वजह यह है कि इंटरमीडियरीज तो आ गए हैं बीच में, इंटरमीडियरीज तो आ गए हैं, दोनों के दरमियान वो काम डाउन इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं। लेकिन रीजन में जो भारत की सुप्रीमेसी थी पूरी और मिलिट्री हेजेमनी थी, उसको पाकिस्तान ने यकायक चैलेंज कर दिया है। और भारत जिस वजह से हाथ बढ़ा रहे थे गल्फ कंट्रीज में लोग, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो, कि जनाब वो सिक्योरिटी में उनके लिए रोल को प्ले कर सकते हैं इंडिया, सडनली पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने वो चैलेंज कर दिया है। और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है वो क्या कहते हैं इररिप्लेसेबल हो गई है उनके लिए, मिडल ईस्ट के लिए। पाकिस्तान की जो आर्मामेंट है JF-17 थंडर जो है, वो अब एक एक्सपोर्टेबल कमोडिटी बन गई। तो इस 3 दिन के स्टैंड ऑफ से इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हर लिहाज से पाकिस्तान को फायदा हुआ। ये जो स्टैचर हुआ सुलह का, जो स्टैचर इमरान खान ने जो पोस्चर लिया, वो इमरान खान को तो अब इंडिया में पहली बारी मैं देख रहा हूँ किसी की तारीफ हो रही है, और वो इमरान खान साहब की हो रही है। शाह महमूद साहब की हम जितनी तारीफ करें वो कम है, इन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और सही तरह से लीड करें। तो कशीदगी तो है अभी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी मैं ना मानू की रट लगा के रखता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं अच्छा यार फिर आ जाना, जब दिल करे तुम्हारा तो मैं फिर दोबारा बता देंगे। कितने तुम पायलट वापस मांगोगे हमसे? तो एक बेचारा मर भी गया वहां पे, तो वो फिर वापस नहीं होते कुछ लोग। तो ठीक, हमेशा से मुबश्शिर लुकमान साहब एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जो है वो रहा है भारत में, लेकिन मोदी सरकार लगता यूं है कि इलेक्शन जीतने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। मुबश्शिर लुकमान साहब साथ ही मौजूद रहेगा। शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सिफारतकार हैं, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। शाहिद अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं, तमाम तर कशीदगी हम देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का किरदार अमन की जानिब डेफिनेटली पूरी दुनिया देख रही है। सिफारती सतह पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का एक मुस्बत किरदार अभी मौजूद है और इस हवाले से मजीद भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? यकीनन मैं समझता हूं कि दुनिया में ये अप्रिसिएशन है कि पाकिस्तान का रवैया बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और ये कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और हिंदुस्तान के जो इल्ज़ामात हैं टेररिज्म के सिलसिले में उसमें भी पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कोई एविडेंस सामने लाएं। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं होता। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि वो एक्सट्रीमिस्ट रवैये से हटे और कम से कम जंग की तरफ ना बढ़े। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। साथ ही में मुझे थोड़ा सा एतराज़ भी है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हिंदुस्तान से बातचीत के सिलसिले में जोर दे रहे हैं। जब वो नहीं बातचीत के लिए तैयार हैं तो बार बार कहने से हम पाकिस्तान की थोड़ी सी सुस्ती होती है। आमतौर पर डिप्लोमेटिक तरीका ये है कि डिप्लोमेटिक चैनल से पहले तय कर लेते हैं कि दूसरा हेड ऑफ स्टेट जो है वो टेलीफोन लेने के लिए तैयार है या नहीं। जब उधर से इंडिकेशन आ जाती है कि हाँ फलाने इतने बजे हमें वो फ़ोन कर लें, तब फ़ोन किया जाता है। तो ये जो बार बार पब्लिकली हम कहते हैं, या आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, तो एक मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा रिस्ट्रेंट की जरूरत है, और डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करें बजाय इसके कि पब्लिक ऐलानात करें। शाहिद अमीन साहब साथ ही रहिएगा। मुबश्शिर लुकमान से भी फरमाइए कि अभी इलेक्शन की बात आपने की थी, हमने देखा कि हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड इलेक्शन से पहले खेला जाता है, लेकिन अब तो हिंदुस्तान के अंदर से उनकी अपनी सियासी जमातें जो है वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। ऑपोजिशन की तमाम जमातें एक साइड पे हैं, मोदी सरकार अब एक साइड पे है। तो आपको लगता है कि अब ये इलेक्शन जो है मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है, और वो हर हद तक जैसा कि आप फरमा रहे थे कि हर हद तक जाने को तैयार है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने को जो है वो तैयार है, तो मोदी सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी बेवकूफ़ी में?
देखें, ये वो आदमी है मैं जिसने 2000 लोगों का कातिल है, ये वो आदमी है जिसने गुजरात का मैसेकर किया हुआ है, ये वो आदमी है जिसके हाथ पता नहीं कितने मासूम बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए हैं। तो मैं इसकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। मैं अगर आपको कहूँ, ये जितने भी हमारे इस वक्त एनालिस्ट हैं, मैं कहूँ कि एक दिल्ली के बच्चे को जरा गर्दन मोड़ के मार दें तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आप में से। मैं 2000 इंसानों की बात कर रहा हूँ जिनको इसने रूथलेसली ब्रूटल मर्डर्स के थ्रू मारा। ममता बनर्जी जो है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं मोदी के ऊपर, वो इनकी एक आर्च राइवल इलेक्शंस में, वो बड़ी क्लियर है। मुझे उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शाहिद अमीन साहब की एक बात से मैं जरा सा अदब के साथ डिसएग्री करूंगा। मेरा ख्याल है कि हमें रीच आउट करना है, बार बार रीच आउट करना है, क्योंकि अभी तक हम माने या ना माने दुनिया हमें एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का दर्जा नहीं दे रही थी आज से कुछ अर्सा पहले तक। अब जब हम अगर इस पर रिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहे हैं और हम उसको एम्फसाइज कर सकते हैं तो वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी एक सीरियसनेस, एक अर्नेसनेस और एक हमारी जेन्युइन लेजिटिमेट एक उसमें ख्वाहिश भी जो है वो उसमें नजर आती है। जहां तक एक और आपको बात बताऊं कि पिछले कुछ अरसे से आप इंडिया का देखें, अगर आप चार्ट देखते हैं, वहां पे बीजेपी जो है वो बरसर इक़्तिदार, इससे पहले शिवसेना भी बरसर इक़्तिदार आ चुकी है। तो जितना मर्जी इल्जाम लगाए पाकिस्तान पे ये मोदी सरकार, अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई इंतहा पसंद जमात जो है, मजहबी इंतहा पसंद जमात, उसको इलेक्टोरल सुप्रीमेसी नहीं मिली है और वो अपनी हुकूमत नहीं बना सके। आप पाकिस्तान को जो मर्जी कहें कि हमारे यहाँ मजहब नंबर 1 है, हमारे यहाँ मजहबी जुनून है, लेकिन अभी तक मजहबी जमात कोई जो है इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकी, ना हुक्मरानी कर सकी है फेडरल गवर्नमेंट में। और इंडिया में दूसरी बार हो रहा है सॉरी, ये मजहबी इंतहा पसंद जो है वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, मुझे इससे ये नजर आ रहा है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी के उस शिद्दत पसंदी का शिकार हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नहीं है। और शाह महमूद साहब जो है या पूरा फॉरेन ऑफिस जो है, उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त फॉरेन ऑफिस जो है वो बहुत ऐसा तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि दुनिया को बावर करा रहा है कि देखो, ना हम हडराम है, ना हम जिद्दी है, ना हम शिद्दत पसंद है, हम तुम्हारे से हेल्प करना चाहते हैं, हम तुम्हारी कोऑपरेट करना चाहते हैं। ऑल वी वांट इज फॉर यू टू हेल्प अस, हेल्प यू। आप देखें 70,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, 105 बिलियन डॉलर ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है इमलाक का। तो पाकिस्तान कैसे दहशत गर्दों की पुष्पनाई कर सकता है? ये तकलीफ है। एपीएस का आप वाकया ले लें, आप कोयटा का वाकया ले लें, आप वहां पे हजारा कम्युनिटी के साथ जो उनके शहीद हुए, 2 दफा हुए, 90 अफराद एक दफा, 94 अफराद एक दफा। हम हमारे यहाँ आशूरा जो है उसका वहां पे धमाके हुए, हमारे यहाँ चेलम के धमाके हुए। हमें से कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसका दिल नहीं दुखता इस शिद्दत पसंद। हम सारों ने ये मौत बहुत करीब से देखी है, ये तकलीफ बहुत करीब से देखी है। हम समझते हैं कि उनकी क्या पेन है और उनको अब चाहिए कि वो हमारी नेक नियति को हमारी कमजोरी ना समझें ताकि हम उनकी ज्यादा मदद कर सकें। ठीक, शाहिद अमीन साहब, नसीम जहरा साहिबा एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। नसीम जहरा साहिबा, ये बताइएगा कि सेकुलर स्टेट होने का बहुत दावा करता है भारत, लेकिन अभी जैसा कि मुबशिर लुकमान साहब फरमा रहे थे कि वहाँ पर शिवसेना भी आ चुकी है सरकार में, हुकूमत में इंतहा पसंद जमातें वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रही हैं, और अब भी अगर हम देखें तो मोदी एक इंतहा पसंद जमात के कंधों पर सवार होकर हुकूमत में आए थे। तो इस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने बात की थी कि वहाँ पर ये मामला उठाया जाएगा, दीगर आलमी फोरम्स हैं, वहाँ पर आपको लगता है माजी में पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से इन तमाम तर मामलात को उठाया गया वो सेटिस्फैक्ट्री था और आने वाले दिनों में इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? नहीं, वो तो वक्त बताएगा जी, वो तो मुश्किल है कहना। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कह रहे हैं उन्होंने तो कह दिया, वो 8 बजे के इंटरव्यू में चलेगा। आगे क्या होगा वहां जाके वो तो वक्त बताएगा। उसकी असेसमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को करनी होगी और वो इस वक्त असेसमेंट में लगे हुए हैं देखने के
क्या इसका रिस्पॉन्स क्या होगा अगर वो इस तरह का इनिशिएटिव लेंगे। ठीक है, तो देखना है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होगा। लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के हवाले से बात की थी शाह महमूद कुरैशी ने, क्या इस हवाले से जो कश्मीर में इस वक्त जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है, या बलूचिस्तान के हवाले से जो ऑलरेडी भारत मान चुका है कि वहाँ पर हालात ख़राब करने में उसका हाथ मौजूद है, वो तमाम तर चीज़ें रखी जाएंगी सामने दुनिया की? जी, आप कोशिश तो यही होगी कि रखी जाए चीज़ें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इंटरव्यू में कहा वो डिटेल में 8 बजे आप देखेंगे। यही जाहिर है कोशिश होगी, और इस तरह रखी फौरी तौर पे तो नहीं जा सकती। पहले देखना है कि दुनिया का रद्द अमल वहाँ क्या होगा। इस वक्त सूरत हाल क्लियर नहीं है कि ये चीज़ जायज़ जाती है या नहीं। अभी तक सूरत हाल यही क्लियर है कि 3 ममालिक में जिनका मसूद अजहर का नाम लिस्ट पे डालने के लिए कहा है। बाकी आप देखिएगा इंटरव्यू में। ठीक है, और तुर्की के साथ राब्ता हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, रूस की जानिब से अब सालिसी की पेशकश हुई है, चीन भी अपना किरदार अदा करने को तैयार है, तो अब तमाम तर जो दीगर ममालिक हैं वो भी पाक भारत कशीदगी को कम करना चाह रहे हैं। इन ममालिक के किरदार के हवाले से कुरैशी साहब क्या कहते हैं? जी हाँ, उन्होंने बात की है तफसील में कि ये जो तमाम ममालिक हैं वो अपना अपना रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको बताया पहले भी मैंने कि वो चीन जो है वो देखेंगे कि वो क्या करता है, चीन से उम्मीदें कुछ वाबस्ता है। बाकी जो ममालिक हैं, रूस, उसकी भी बात क्लियर है कि रूस ऑफर कर रहा है कि हमारे साथ बातचीत आप करें थ्रू इंडिया, और आप हमारे गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल करके उससे रूस की कोशिश कर रहे। सेक्रेटरी जनरल जो है वो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी ऑफर किए, लेकिन किस हद तक इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो तो वक्त बताएगा। फिल वक्त चीन है जिसको सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिकी कमांडर सेंट्रल कमांड से टेलीफोनिक राब्ता किया है। आर्मी चीफ ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के अस्करी हुकाम, बरतानवी और चीनी सिफारतकारों से भी राब्ता किया। पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारियत पर दिफा का हक रखता है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी जारियत का जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी कमांडर सेंट्रल कमांड से टेलीफोनिक राब्ता किया, जबकि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के अस्करी हुकाम, बरतानवी और चीनी सिफारतकारों से भी राबता हुआ। पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई और आर्मी चीफ ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारियत पर अपने दिफा का हक रखता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी जारियत का जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का राबता हुआ है अमरीकी कमांड सेंट्रल कमांड से। टेलीफोनिक राबते में पाक भारत कशीदगी के हवाले से और खत्ते की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई। इसके अलावा बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के अस्करी हुक्काम, बरतानवी और चीनी सिफारतकारों से भी आर्मी चीफ का राबता हुआ। इस दौरान पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई और आर्मी चीफ ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारियत पर दिफा का हक रखता है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। और पाकिस्तान में फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है, जबकि दीगर एयरपोर्ट्स पर आमदोरफ्त जल्द बहाल कर दी जाएगी। पाकिस्तान में फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जुज़वी तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशन 4 एयरपोर्ट्स पर बहाल किया गया है, जिनमें पेशावर एयरपोर्ट, कोयटा एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट समेत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जुज़वी तौर पर महदूद रूट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया है, जिसमें इन चारों एयरपोर्ट्स पर जो परवाज़ें हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ दुबई की परवाज़ों का आमदोरफ्त इन्हीं 4 एयरपोर्ट्स पर
शुरू हो चुकी हैं, जबकि सऊदी अरब में भी जो परवाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला इन 4 एयरपोर्ट्स पर शुरू हो चुका है। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मुकम्मल जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो 4 मार्च दिन 1 बजे मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर अभी तक फ्लाइट ऑपरेशन। आपका पाकिस्तान के मोतबर चैनल 24 न्यूज ने एक बार फिर सबसे पहले खबर देने की रवायत को बरकरार रखा। पाकिस्तान की तरफ से ओआईसी के इजलास के बायकॉट की खबर 9:54 पर ब्रेक की। ये खबर 24 न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन नसीम जहरा ने दी थी। 24 न्यूज की खबर की तस्दीक 10:55 पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट के इजलास में की। तो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले मोतबर चैनल 24 न्यूज ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की तरफ से ओआईसी के इजलास के बायकॉट की खबर 9:54 पर ब्रेक की थी। यह खबर 24 न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा ने दी थी। 24 न्यूज की खबर की तस्दीक 10:55 पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट के इजलास में की। मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। अहम खबर, पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा को दावत देने पर इजलास का अब बाकायदा तौर पर बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा को दावत देने पर इजलास का बॉयकॉट किया है। खबर है कि नैब में बदउनवान अफसरों की छुट्टी करा दी गई। चेयरमैन नैब ने बदउनवानी के इल्जाम पर 2 अफसरों को फारिग कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर सरवेज शेख और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर शाकिर अली को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। दोनों को करप्शन इल्जामात पर तहकीकात के बाद फारिग किया गया है। नैब में बदउनवान अफसरों की छुट्टी करा दी गई है। चेयरमैन नैब ने बदउनवानी के इल्जाम पर 2 अफसरों को फारिग कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर सुरेश शेख और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर शाकिर अली को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। भारतीय पायलट अभिनंदन की भारत जाने से पहले पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान के रवैये पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का तहे दिल से मशकूर हूं। भारतीय पायलट अभिनंदन ने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार भी किया। मेरी ख्वाहिश है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम हो। अभिनंदन में बगैर किसी दबाव के ये बयान दे रहा हूं। अभिनंदन की जानिब से इन ख्यालात का, इस ख्वाहिश का जाते जाते इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि भारतीय पायलट अभिनंदन की भारत जाने से पहले पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात हुई है। भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान के रवैये पर शुक्रिया भी अदा किया। उसका कहना है कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का तहे दिल से मशकूर हूं और उसने ख्वाहिश का इजहार भी किया है। उनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो और मैं बगैर किसी दबाव के ये बयान दे रहा हूं। आपको बता रहे हैं कि भारतीय पायलट, जिसको आज भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा, भारत वापस रवाना किया जाएगा। कुछ ही देर बाद वाघा बॉर्डर पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वापस जाने से पहले पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की गई है और भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान के रवैये पर शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का तहे दिल से मशकूर हूं। भारतीय पायलट की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। अभिनंदन ने अपनी एक ख्वाहिश का भी जाते जाते इजहार किया है। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो। अभिनंदन की जानिब से ऐसा कहा गया है। मैं बगैर किसी दबाव के ये बयान दे रहा हूं। मकबूजा कश्मीर में झड़पों में 3 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय फौजी कपवाड़ा और लोलाब में मारे गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में झड़पों में 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। भारतीय फौजी कुपवाड़ा और लोलाब में मारे गए। भारतीय मीडिया की जानिब से यह बताया जा रहा है। कराची में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तलबा और असातिज़ा ने रैली निकाली। शुरका ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कमजोर नहीं, सिर्फ अमन चाहती है। जारहियत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी हवाले से मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी अफवाज के इस बहादुरी पर पूरे मुल्क समेत कराची की तलबा भी जोश खरोश का इजहार करते नजर आ रहे हैं। हम इकबाल के शाहीन हैं,
शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा ए रफ्तार। और ये वॉर है जो हम लड़ रहे हैं, इखलाकी वॉर है, डिप्लोमेटिकली वॉर है। भारतीय पायलट अभिनंदन की भारत जाने से पहले पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान के रवैये पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का तहे दिल से मशकूर हूं। भारतीय पायलट अभिनंदन ने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार भी किया। मेरी ख्वाहिश है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम हो। अभिनंदन में बगैर किसी दबाव के ये बयान दे रहा हूं। अभिनंदन की जानिब से इन ख्यालात का, इस ख्वाहिश का जाते जाते इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि भारतीय पायलट अभिनंदन की भारत जाने से पहले पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात हुई है। भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान के रवैये पर शुक्रिया भी अदा किया। उसका कहना है कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का तहे दिल से मशकूर हूं और उसने ख्वाहिश का इजहार भी किया है। उनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो और मैं बगैर किसी दबाव के ये बयान दे रहा हूं। आपको बता रहे हैं कि भारतीय पायलट जिसको आज भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा, भारत वापस रवाना किया जाएगा। कुछ ही देर बाद वाघा बॉर्डर पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वापस जाने से पहले पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की गई है और भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान के रवैये पर शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का तहे दिल से मशकूर हूं। भारतीय पायलट की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। अभिनंदन ने अपनी एक ख्वाहिश का भी जाते जाते इजहार किया है। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो। अभिनंदन की जानिब से ऐसा कहा गया है। मैं बगैर किसी दबाव के ये बयान दे रहा हूं। मकबूजा कश्मीर में झड़पों में 3 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय फौजी कपवाड़ा और लोलाब में मारे गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में झड़पों में 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। भारतीय फौजी कुपवाड़ा और लोलाब में मारे गए। भारतीय मीडिया की जानिब से यह बताया जा रहा है। कराची में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तलबा और असातिज़ा ने रैली निकाली। शुरका ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कमजोर नहीं, सिर्फ अमन चाहती है। जारहियत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी हवाले से मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी अफवाज के इस बहादुरी पर पूरे मुल्क समेत कराची की तलबा भी जोश खरोश का इजहार करते नजर आ रहे हैं। हम इकबाल के शाहीन हैं। शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा ए रफ्तार। और ये वॉर है जो हम लड़ रहे हैं, इखलाकी वॉर है, डिप्लोमेटिकली वॉर है।